टुडेज टॉपिक इज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट सर्विसेज के लिए भी, इवन वन डे एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो प्रोसेसेस क्या है? प्रोसेसेस एक फोर्स होती है, और जियो का मतलब है अर्थ, और मॉर्फिक का मतलब है शेप। इट मीन्स कोई भी फोर्स जो अप्लाई होने पर अर्थ की शेप को चेंज करेगी और उसके रिलीफ में वेरिएशन लेके आएंगी, वो सारी की सारी प्रोसेसेस होंगी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब ये फोर्स जो होगी वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। अगर तो कोई फोर्स एक्सटर्नल है, इट मीन्स उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो वो सनलाइट से आएगी या फिर क्लाइमेट से आएगी। और अगर कोई प्रोसेस इंटरनल है, अगर कोई फोर्स इंटरनली लग रही है, तो इट मीन्स वो उसकी जो एनर्जी होगी वो अर्थ के इंटीरियर से आ रही है। इट मीन्स उसकी एनर्जी क्या हुई? टेक्टोनिक एनर्जी। अब जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस और इंटरनल प्रोसेसेस, जब ये फोर्सेस अर्थ के ऊपर वर्क करेंगी, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर वर्क करेंगी, तो उससे क्या होगा? या तो ग्रेडेशन होगी या फिर डिग्रेडेशन होगी। अगर एग्रेडेशन हो रही है, इट मीन्स कुछ फीचर्स ऐड हो रहे हैं, और अगर डिग्रेडेशन हो रही है, तो इसका मतलब कि रिलीफ की वेरिएशंस, रिलीफ की रिडक्शन हो रही है। तो इससे क्या होगा? इससे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से अल्टीमेटली फॉर्मेशन होगी या फिर डीफॉर्मेशन होगी। उस फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन से लैंड फॉर्म्स बनेंगे। अब ये लैंड फॉर्म्स हमने क्या देखा? फोर्सेस जो होंगी वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी हो सकती हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उनको बोल देते हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस होंगी ये जियोमॉर्फिक, और जहाँ फिर होंगी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अगर एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं तो वो इन नेचर कंस्ट्रक्टिव होंगी। कंस्ट्रक्टिव कैसे? हमें पता है कि जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होंगी तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होगी अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि माउंटेन्स। तो इट मीन्स ये क्या हुई? ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुई। अर्थ के इनसाइड काम कर रही है, तो इसीलिए इसको एंडोजेनिक बोल दिया। दूसरी है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैसे है? क्योंकि जब भी ये फोर्स वर्क करेगी तो उससे क्या होगा? या तो इरोजन होगी या फिर वेदरिंग होगी, जिसकी वजह से रिलीफ कम होगा, उसकी साइज़ कम होगी। और अब ये क्योंकि अर्थ के बाहर काम कर रही है, अर्थ की सरफेस के ऊपर काम कर रही है, तो इसी वजह से इसको एक्सटर्नल बोल दिया। अब फर्दर एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो है वो फर्दर डिवाइडेड हैं डायस्ट्रॉफिज्म में, और दूसरी है कैटास्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म जो है वो स्लो मूवमेंट से रिलेटेड है, और जो कैटास्ट्रॉफिज्म है वो स्पीड से रिलेटेड है, कि हाई स्पीड है उस केस में। कैटास्ट्रॉफिज्म में हमने अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म ऑलरेडी देख लिए हैं। डायस्ट्रॉफिज्म की बात करें, ये फर्दर इसकी दो डिविजन्स हैं, एक तो एपिरोजेनिक हो सकती है और दूसरी ओरोजेनिक हो सकती है। एपिरोजेनिक का मतलब है कि जो अर्थ की कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उसकी अगर बिल्डिंग हो रही है, तो उस केस में जो भी प्रोसेस होगी तो उसको हम एपिरोजेनिक बोल देंगे। इसका मतलब कि एपिरोजेनिक, इसका इम्पैक्ट जो होगा वो लार्जर कॉन्टिनेंट्स पर होगा। और अगर ओरोजेनिक की बात करें तो ये एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। अर्थ के कॉन्टिनेंट्स का कुछ पार्ट अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम इसको ओरोजेनिक बोलेंगे। ओरोजेनिक अगर अब क्या देखें कि ओरोजेनिक से तो माउंटेन बिल्डिंग्स हो रही हैं, और एपिरोजेनिक से क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो इट मीन्स इसका इम्पैक्ट, एपिरोजेनिक का इम्पैक्ट जो होगा वो लार्जर होगा, और ओरोजेनिक का स्मॉल इम्पैक्ट होगा। अब फर्दर अगर एपिरोजेनिक की बात करें, ये इसकी फर्दर एक और डिवीजन है कि इसकी मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है। अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी कॉन्टिनेंट्स की, तो उस केस में इमर्जेंट कोस्ट बनेगी, और अगर मूवमेंट कॉन्टिनेंट्स की डाउनवर्ड हो रही है तो उस केस में सबमर्ज्ड कोस्ट बनेगी। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो एक सबमर्जेंट कोस्ट है। और ओरोजेनिक में क्या है? क्योंकि ये एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, तो अगर जैसे देखें हिमालयाज़ की फॉर्मेशन, अर्थ के कॉन्टिनेंट, इंडियन प्लेट का ये पार्ट है, तो इट मीन्स ये एक बड़े सारे कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है। तो कैटास्ट्रॉफिज्म क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में है, तो ह्यूमन इसको अपने लाइफ टाइम में विटनेस कर सकते हैं। अगर डायस्ट्रॉफिज्म की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। स्लो होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे भी क्या बन रहे हैं? लैंडफॉर्म्स की ही फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी साइड आ रही हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक की फर्दर अगर डिवीजन देखें तो वो है डेन्यूडेशन, डिपोजिशन या एग्रेडेशन, और मास मूवमेंट। डेन्यूडेशन जो वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी की सारी डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं, तो इसको डेन्यूडेशन के अंडर इसको रखा गया है। दूसरी अगर एडिशन हो रही है
रॉक के सरफेस पर रिलीफ इंक्रीज हो रहा है उसका, तो उसको डिपोजिशन बोल देंगे। देन मास मूवमेंट वेदरिंग के बाद होती है। अब इन प्रोसेस के लिए हमें पता है कोई फोर्स अप्लाई होता है। अब फोर्स को अप्लाई करने के लिए कोई एजेंट्स भी चाहिए होंगे, तो उन एजेंट्स को हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोल देंगे। अब ये एजेंट्स क्या करेंगे, मटेरियल्स को गैदर करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर बाद में उस डेब्रिस को उसको डिपॉजिट कर देंगे कहीं पे। तो ये कौन से एजेंट्स होंगे, जैसे कि आइस हो गया, विंड होगी। विंड अपने साथ कितने ज़्यादा पार्टिकल्स को लेके जाती है, बट वाटर सबसे फास्ट डिपोजिशनल एजेंट है, ठीक है। अब ये काम किसके अंडर करेंगे, इनके लिए होगी ग्रेविटी वर्क करेगी। ग्रेडियंट्स मतलब कि स्लोप, जितनी ज़्यादा स्लोप स्टीप होगी उतनी ज़्यादा इरोजन ज़्यादा होगी। ये एज एक मीडियम काम करते हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं सारी की सारी प्रोसेसेस को इनको अलग से देखेंगे। जैसे कि एंडोजेनिक तो हमने, डायस्ट्रॉफिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एपिरोजेनिक ऑरोजेनिक थोड़ा सा बता दिया मैंने। कैटास्ट्रॉफिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेन अब इम्पॉर्टेंट है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में ओके एक चीज़ रह चुकी है, ये एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, इनके रिजल्ट क्या होंगे, इनका रिजल्ट वो होगा कि क्रस्ट पर या तो फॉल्ट बनेंगे या फिर उस क्रस्ट की फ्रैक्चरिंग होगी। अब ये फॉल्ट और फ्रैक्चरिंग क्या है, फॉल्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई रॉक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये कोई रॉक है, अगर इस साइड से स्ट्रेच हो रही है, इस साइड से भी स्ट्रेच हो रही है, तो अगर दोनों साइड से स्ट्रेच हो रही है, बाहर की आउटवर्ड स्ट्रेचिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो बीच में से टूट जाएगा ना। तो इसी को ही हम टेंशनल फोर्सेस बोलते हैं। इन्हीं टेंशनल फोर्सेस की वजह से रॉक्स में जो भी फ्रैक्चर्स आएंगे, उसकी जो भी ब्रेकेज होगी, जो भी क्रैक्स बनेंगे, वो चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर, ठीक है। अब इतनी सी चीज़ तो हुई फ्रैक्चर। जब इस मटेरियल की उस अगर फ्रैक्चर हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका मटेरियल भी, डेब्रिस भी तो होगा। जब उस डेब्रिस की डिस्प्लेसमेंट होगी, कहीं और जाकर वो डिपॉजिट होगा, तो उस चीज़ को हम बोल देंगे फॉल्टिंग, ठीक है। अब फॉल्ट की भी फर्दर डिवीजन है। फॉल्ट जहाँ तो हो सकते हैं नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट और लेटरल फॉल्ट। नॉर्मल ये सारे के सारे डायग्राम से देख लेंगे। नॉर्मल फॉल्ट को देखें, अगर ये कोई रॉक है, नॉर्मल फॉल्ट में टेंशनल फोर्स वर्क करेगी। इट मीन्स कि वो रॉक जो होगी वो बाहर की साइड स्ट्रेच हो रही है। अब मान लीजिए कि किसी एक जगह पर स्ट्रेचिंग की वजह से इस जगह पर क्रैक्स आ चुके हैं। अब क्रैक्स होने की वजह से ये वाला मटेरियल जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने की वजह से इस एरिया पर वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो ये क्या एक बन गया, ये क्या बन जाएगी, एक वैली की फॉर्म में बन जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो ऊपर की साइड ही रह जाएगा। इट मीन्स जब भी नॉर्मल फॉल्ट होगा, जो डेब्रिस जब नीचे की साइड आके एक जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उससे क्या बनेगी, रिफ्ट वैली। और जो अपवर्ड पोर्शन रह जाएगा उससे क्या बनेगी, ब्लॉक माउंटेन्स। इन पोर्शंस को हम ब्लॉक माउंटेन्स बोल देंगे। अब अगर रिवर्स फॉल्ट की बात करें, रिवर्स का मतलब क्या है कि नॉर्मल से वो उल्टा होगा। इट मीन्स अगर ये रॉक है तो पहले क्या था, पहले फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। अब क्या होगा, अब फोर्सेस इनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी। दोनों साइड से अंदर को फोर्सेस लग रही हैं। और जब भी फोर्सेस अंदर को लगेंगी तो मूवमेंट कैसी होगी, इस साइड से लग रही है ऊपर को, इस साइड से भी लग रही है तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा इसका, अगर इस एरिया में फ्रैक्चर्स आ चुके हैं, इस साइड से भी फोर्स लग रही है, इस साइड से भी फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा वो ऊपर को आ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो बाहर की साइड आ गया और ये सेम पोर्शन नीचे ही रह गया। तो इससे क्या बना, ऊपर की साइड से ब्लॉक माउंटेन बन गई और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो उसको हम ग्रैबन बोल देंगे। अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो नॉर्मल फॉल्ट था उससे आउटवर्ड स्ट्रेचिंग हो रही थी। आउटवर्ड स्ट्रेचिंग से क्या हो रहा था कि जो क्रस्ट है वो लंबी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ये वाले दोनों पोर्शन जो होंगे वो इस साइड, ये वाला पोर्शन इस साइड मूव करेगा, ये वाला पोर्शन इस साइड मूव करेगा। तो अब क्या होगा, इसकी लेंथ लंबी हो गई ना। लेकिन रिवर्स फॉल्ट में उल्टा होगा, क्योंकि अब ये फोर्स अंदर को लग रहा है दोनों साइड से, तो इट मीन्स जो क्रस्ट होगी उसका साइज़ छोटा हो रहा होगा। अब अगर स्टेप फॉल्ट की बात करें, इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई रॉक जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, अगर एक कोई भी रॉक है लेयर फॉर्म में है, इट मीन्स ऊपर से नीचे को प्रेशर लग रहा है, वर्टिकल प्रेशर लग रहा है।
अब अगर कोई भी इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई, वेदरिंग हुई, तो उससे क्या होगा, ये वाली लेयर जो होगी वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टेप फॉल्ट में क्या होगा, जब ये ब्रेकेज होगी तो ये इस फॉर्म में होगी, एक लेयर आके यहाँ पर आगे आगे आ जाएगी। अब अगर ये फर्दर इस लेयर की भी ब्रेकेज होगी तो ये लेयर यहाँ पर आ जाएगी, फर्दर इसकी ब्रेकेज होगी तो ये लेयर इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये एक स्टेप फॉर्म आ गई, इसी वजह से इसको स्टेप फॉल्ट बोल देते हैं। अब अगर लेटरल फॉल्ट की बात करें, लेटरल का मतलब क्या है कि जो फॉल्ट हैं वो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से आ रहे हैं। कन्वेक्शनल करंट्स अब अर्थ के इंटीरियर में वर्क करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ऊपर क्या है, प्लेट, प्लेट क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। अगर दो प्लेट्स बस स्लाइड ही कर रही हैं तो इट मीन्स इनमें क्या आ रहा है, इनमें फ्रिक्शन आएगी। तो बस इनकी रबिंग ही हो रही है, जिसकी वजह से इनकी स्लाइडिंग होने की वजह से कुछ फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं, कुछ फ्रैक्चर बन रहा है। बस उसी मूवमेंट को, उसी ही फ्रैक्चर्स की वजह से जो भी माउंटेन्स बनेंगी उसको हम लेटरल फॉल्ट बोल देंगे। जैसे कि सैन एंड्रियस फॉल्ट, इसकी एक लेटरल फॉल्ट की ही एग्जांपल है। उसके बाद आती हैं हमारी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हमने देख लिया है कि डेनुडेशनल प्रोसेसेस के अंडर ही हमने वेदरिंग देखनी है, मास मूवमेंट देखनी है और इरोजन देखनी है। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या होगा, जब भी कोई फोर्स लगेगी कुछ ना कुछ न्यू फिजिकल फीचर्स बनेंगे या फिर वो इरोड होंगे। न्यू लैंड फॉर्म्स बन भी सकते हैं, उनकी इरोजन भी हो सकती है। इट मीन्स कि उनकी हाइट कम भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इससे रिलीफ वेरिएशंस हो रही हैं। रिलीफ क्या है, माउंटेन्स से रिलेटेड एक टेक्निकल वर्ड है। माउंटेन्स की हाइट कम होना या फिर ज़्यादा होना, तो वो क्या होगी, रिलीफ वेरिएशंस। तो इस पर क्या वर्क कर रही हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का सोर्स क्या है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। ग्रेडियंट्स तो इसके लिए चाहिए होंगे, ग्रेविटी मस्ट है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर भी इसको इम्पैक्ट करेगा, क्लाइमेट इम्पैक्ट करेगा और सनलाइट भी इम्पैक्ट करेगी। बाद में इनको हमने डिटेल में भी देखना है। अब अगर ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, डाउनवर्ड वर्क करती है। तो उससे क्या आ जाएंगे, कुछ शेयर स्ट्रेसेस आ जाएंगी, क्योंकि रॉक्स में क्या होंगी, या तो वो पुश होंगी या फिर वो पुल होंगी। अगर अर्थ के इंटीरियर से अपवर्ड मूवमेंट लग रही है तो उससे क्या हो रहा है कि रॉक जो होंगी वो अपवर्ड पुल हो रही हैं, ग्रेविटी की वजह से फिर वो पुश हो रही हैं। तो इससे क्या आएगा, शेयर स्ट्रेसेस आएंगी। अब ये शेयर स्ट्रेसेस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का पार्ट होंगी। अब कोई स्ट्रेस जो हो सकती है वो मॉलिक्यूलर भी हो सकती है। मॉलिक्यूलर का मतलब कि ये मिनरल्स से रिलेटेड हैं। रॉक्स में कुछ मिनरल्स होते हैं, टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है उस पर, प्रेशर का भी इम्पैक्ट होता है। इट मीन्स ये किसका पार्ट हुआ, केमिकल डिकम्पोजिशन का पार्ट हुआ। अब इनको हमने फर्दर देखना है, जैसे वेदरिंग, डिपोजिशनल, डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस को। सबसे पहले क्या आएगी, वेदरिंग। वेदरिंग की हम बात करें, वेदरिंग एक इन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू का मतलब है कि वो सेम ही जगह पर हो रही है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है। अभी इस पर वेदरिंग के केस में कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बस रॉक का डेब्रिस टूट कर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या हो सकती है, वेदरिंग जो हो सकती है वो मैकेनिकली या फिर फिजिकली भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है। जब भी इनकी मैकेनिकल या फिर केमिकल वेदरिंग होगी तो क्या होगा, रॉक्स के कुछ फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे। अब वो फ्रैगमेंट्स क्या होगा, वो सेम ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये एक रॉक है, सेम ही जगह पर पड़ी हुई है, अब इस पर कोई भी फोर्स ने एक्ट करा, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी भी फोर्स ने एक्ट करा, तो क्या हुआ कि ये जो फ्रैगमेंट्स थे ये इसी जगह के फ्रैगमेंट्स टूट कर सेम यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब इनकी कोई मूवमेंट नहीं हुई है अभी तक, इस पर किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट ने अभी तक काम नहीं करा है। तो इट मीन्स क्योंकि ये सेम ही जगह पर डेब्रिस आके इकट्ठा हो रहा है, बस रॉक टूट रही है, उसकी ब्रेकेज हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेदरिंग, जो कि एक ऑन साइट प्रोसेस होगी, सिंपल। ठीक है, अब वेदरिंग फिजिकली भी हो सकती है और वेदरिंग केमिकली भी हो सकती है। अब इसको वेदरिंग के लिए, ये फिजिकल केमिकल हम बाद में देखेंगे, पहले इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो वेदरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो फैक्टर्स इस वेदरिंग की प्रोसेस को तेज़ करेंगे और ज़्यादा। जैसे कि अगर रॉक देखें, रॉक की नेचर क्या है, रॉक की नेचर का मतलब कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मिनरल्स कौन से है उसमें। मान लीजिए कि अगर कोई रॉक लाइमस्टोन रॉक है, तो लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम। तो लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी होती है कि जो जब ड्राई सीज़न होगा, ड्राई सीज़न में ये एज ए हार्ड रॉक बिहेव करेगी, और जब रॉक हार्ड होगी इट मीन्स कि उसकी वेदरिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। अब अगर ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड रीजन में अगर कोई लाइमस्टोन रॉक है, तो क्या होगा कि वाटर जो होगा, वाटर डिज़ोल्व करेगा केमिकल्स
उसमें क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट एक वीक एसिड बनेगा। अब क्योंकि ये वीक एसिड है जिसकी वजह से ये एक सॉफ्ट रॉक बन जाएगी, इट मीन्स इट विल बी ससेप्टिबल टू वेदरिंग। ठीक है, सेम डिकम्पोजिशन या फिर वेदरिंग जो होगी वो बसाल्ट वाली रॉक में देखिए तो उस केस में ये डिफ़िकल्ट होगी। अब अगर देखिए इसकी रॉक में ही सेम चीज़ आ सकती है कि रॉक की टाइप कौन सी है, इग्नियस रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री पता है वो सेडिमेंट्स से बनी है, इट मीन्स कि वो एक सॉफ्ट रॉक होगी, उसकी वेदरिंग भी ईजिली हो जाएगी। इग्नियस वो एक प्राइमरी रॉक है, मैग्मा से बनी हुई है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होगी वो भी एक हार्ड रॉक होगी। इग्नियस मेटामॉर्फिक दोनों हार्ड है, इट मीन्स कि इनकी वेदरिंग डिफ़िकल्ट होगी। और अगर रॉक की स्ट्रक्चर कैसी है उस चीज़ पर भी वेदरिंग डिपेंड करेगी। स्ट्रक्चर का मतलब कि वो उसमें क्रैक्स ज़्यादा हैं या फिर वो एक कॉम्पैक्टेड रॉक है। अगर तो क्रैक्स ज़्यादा हैं इट मीन्स कि वो एक जॉइंटेड रॉक है, ईजिली उसमें वाटर भी आ जाएगा तो उसकी ब्रेकेज ईजिली हो जाएगी, तो वेदरिंग भी ईजिली होगी। तो अगर कॉम्पैक्टेड रॉक हुई जैसे कि इग्नियस रॉक है तो उसकी वेदरिंग क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी। अब जो सेकंड फैक्टर है इसके लिए वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेदरिंग के लिए। लाइमस्टोन का हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर ड्राई वाला एरिया होगा तो उसमें वो एज हार्ड रॉक बिहेव करेगी, और जो ह्यूमिड एरिया होगा उसमें वो एज वीक रॉक बिहेव करेगी। सेम इसमें आता है अगर रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल के केस में होगा, रेनफॉल के केस में क्या होगा कि वाटर जो होगा वीक एसिड बन के वीक एसिड बनेगा। वो अगर लाइमस्टोन का केस लें तो वीक एसिड बन के उसकी वो इरोजन या फिर वेदरिंग ईजिली कर देगा। उसी की प्रोसेस से वजह से ही ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर रस्टिंग की ही बात करें तो रस्टिंग के केस में क्या होता है कि उसके लिए पानी और एयर दोनों चाहिए होते हैं। तो अगर पानी होगा ज़्यादा, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो उस एरिया में रस्टिंग भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स रेनफॉल वाले एरियाज़ में केमिकल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी दैन फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन। और अगर कोई डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट वाले एरियाज़ की प्रॉपर्टीज़ है कि डे टाइम में उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात को उनका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रॉक में क्या होंगे, कुछ मिनरल्स अगर टेम्परेचर की वजह से मिनरल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर वो एक्सपैंड हो रहे हैं तो डे टाइम में क्या हुआ वो उनकी एक्सपेंशन हो जाएगी। अब रात में क्या हुआ, मिनरल टेम्परेचर कम हो गया तो मिनरल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा कि डेजर्ट वाले एरियाज़ में अगर कोई भी रॉक्स हैं तो उनकी रिपीटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। तो इट मीन्स ये क्या होगी, एक फिजिकल वेदरिंग होगी। और अगर सेम हम टेम्परेट रीजन्स को देखें, टेम्परेट रीजन्स ठंडे रीजन्स होते हैं, 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में होते हैं ये। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेट रीजन्स में सबसे ज़्यादा होती है फ्रॉस्ट वेदरिंग और या फिर फ्रॉस्ट वेजिंग। ये क्या है, फ्रॉस्ट वेदरिंग या फ्रॉस्ट वेजिंग आइस से रिलेटेड है। फ्रॉस्ट से हमें पता चल रहा है कि ये आइस से रिलेटेड है, हायर लैटिट्यूड्स पे हो रही है। तो क्या होगा कि कभी कभी आइस जो होती है अगर उनमें क्रैक्स हैं, अगर रॉक में क्रैक हैं तो क्या होगा कि आइस क्या करेगी कि इसमें आके जम जाएगी, इन क्रैक्स में आके इकट्ठा हो जाएगी। अब क्या होगा कि अगर किसी टाइम पे क्या हुआ कि टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। तो आइस की क्या प्रॉपर्टी होती है, पानी की ये प्रॉपर्टी नॉर्मल मिनरल्स से डिफरेंट होती है। पानी के केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उस केस में एक्सपेंशन होगी। जैसे आइस की एग्जांपल लें, आइस क्या होता है कि जब पानी की फॉर्म में होता है, पानी इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। और अगर सेम ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर कम होने पर तो उस केस में आइस का वॉल्यूम क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो सेम प्रोसेस इन्हीं हायर लैटिट्यूड्स पर वर्क करेगी। तो जिसकी वजह से कि आइस क्या होगी, इन क्रैक्स में आके जम जाएगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब उनकी मेल्टिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। और जब भी टेम्परेचर फिर से कम हुआ तो फ्रीजिंग हुई पानी की, जिसकी वजह से आइस बनेगी तो एक्सपेंशन हो जाएगी। तो अब सेम ये जब भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, क्रैक्स और ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। क्रैक्स और ज़्यादा वाइड होंगे तो एक पॉइंट आएगा जब रॉक जो होगी उनका डेब्रिस या फिर उनके पार्टिकल्स जो होंगे वो सेपरेट ही हो जाएंगे। अगर इक्वेटर वाले रीजन्स की बात करें तो इक्वेटर्स पर केमिकल वेदरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इंडिया के ही केस की बात करें, इंडिया में हमें पता है कि मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। तो इट मीन्स कुछ टाइम होगा सीज़न का जो ड्राई होगा और कुछ टाइम होगा जो रेनी सीज़न होगा। तो
तो इट मीन्स इंडिया के क्लाइमेट में दोनों ही तरह की प्रोसेस काम करेगी, केमिकल वेदरिंग भी होगी और फिजिकल वेदरिंग भी होगी। अब जो परमाफ्रोस्ट वाले एरियाज़ हैं, जो पोल्स वाले एरिया हैं, वहाँ पर वेदरिंग बहुत ही मिनिमल होगी या फिर वेदरिंग होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो परमानेंटली फ्रोज़न एरियाज़ हैं, ना तो वहाँ पर आइस की मेल्टिंग ईजिली हो पाएगी, ना ही उनकी मतलब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ईजिली हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो परमानेंटली फ्रोज़न एरियाज़ हैं। अब अगर इनकी फर्दर डिवीज़न की बात करें तो वेदरिंग तीन टाइप से हो सकती है वेदरिंग। अच्छा, एक फैक्टर तो रह ही गया, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में पता है कि बायो से हमें पता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है। प्लांट्स के केस में क्या होगा, अगर कोई ट्री है, अगर ये कोई ट्री है तो उसकी कुछ रूट्स होंगी, ये सरफेस हो गई, उसकी कुछ रूट्स हैं। अब रॉक जो होगी वो सरफेस के अंदर भी हो सकती है। अगर इस एरिया में कोई रॉक है, रूट का साइज़ तो बढ़ता जा रहा है ना, रूट का साइज़ बढ़ने से क्या हो रहा है कि रॉक में क्रैक आते जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी या फिर फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी। लेकिन सेम चीज़ ये भी तो हो सकती है ना, अगर यहाँ पर सन है, अगर सन की बात करें तो ये सन इस एरिया में जो भी पेबल्स वगैरह होंगे उनको शेडो में भी तो रख रहे हैं ना। इट मीन्स कि उनको टेम्परेचर से बचा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या इट मीन्स कि एक साइड तो ट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि वेदरिंग को रोक रहे हैं, लेकिन विद द रूट्स दूसरी साइड वो फिजिकल वेदरिंग कर भी रहे हैं। अब कुछ रोडेंट्स होते हैं, जैसे वो बरोइंग करते हैं, डिगिंग करते हैं। अगर अर्थ की डिगिंग होगी तो उसकी वजह से भी वेदरिंग होगी। अर्थवॉर्म्स की बात करें तो उनकी एक खासियत होती है कि वो मिनरल्स में रहते हैं इकट्ठे, एक कॉलोनी में रहते हैं अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं कि रॉक को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं और उस रॉक को वो सॉइल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अगर लाइकन्स की बात करें, लाइकन एक एल्गी है। अब लाइकन्स क्या करती हैं, ये कुछ एसिड्स सिक्रीट करती हैं। अब एसिड्स आ रहे हैं, इट मीन्स इस केस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो केमिकल वेदरिंग होगी। अब ह्यूमंस भी क्या करते हैं कि डिफोरेस्टेशन करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो होगी वो रॉक के साथ, अगर वहाँ पर आसपास रॉक्स भी हैं, सॉइल भी ऑब्वियसली होगी, तो वो रॉक क्या होगी, वो लूजली बाउंड हो जाएगी। तो इट मीन्स वहाँ पर वेदरिंग भी ईजिली ही हो जाएगी। अब हमने इसकी फर्दर टाइप्स को देखना है वेदरिंग की, जैसे कि केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हमें पता है, या तो वाटर इसके लिए चाहिए होगा, एयर चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा। सिंपल सी चीज़ है केमिकल वेदरिंग। इसकी फर्दर डिवीजन है सोल्यूशन के केस में होगा कि वाटर या फिर एसिड, कोई भी मिनरल्स जो भी वाटर या एसिड से डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो उस केस में जो भी बनेगा वो सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन उन्हीं रॉक्स का बन सकता है जिनके मिनरल्स के पास सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। सॉल्युबिलिटी कि वो मिनरल्स ईजिली पानी के साथ या फिर वो एसिड के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे कि नाइट्रेट्स की बात करें, फॉस्फेट्स, जिस भी रॉक्स में ये सब होंगे, उस रॉक के मिनरल्स पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो उसके इट मीन्स ये क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शन ही हुआ, तो वही केमिकल वेदरिंग हो जाएगी। कार्बोनेशन, ये ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है कि कार्बोनेशन में एयर की कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अगर रेनफॉल हुआ, पानी के साथ रिएक्ट करी, एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड जो लाइमस्टोन वाली रॉक होंगी उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो एक केमिकल वेदरिंग हो जाएगी। हाइड्रेशन में पानी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में पता है हमें, ऑक्सीडेशन एयर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और इसमें पानी भी होगा, जिससे रस्टिंग होगी। अब रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन के बाद की प्रोसेस है। अब मान लीजिए जैसे आयरन की रस्टिंग हो चुकी है, अब वो एक ऑक्सीडाइज्ड मिनरल बन चुका है, ठीक है। पहले तो क्या था, ऑक्सीडेशन कैसे हुई थी, एयर की प्रेजेंस में। अब हमने क्या करा, उस ऑक्सीडाइज्ड मिनरल को ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जहाँ पर एयर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि ये फर्दर इनकी फर्दर केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। जैसे अगर एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है कि आयरन का कलर जो होगा वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हुआ, उस केस में ये रिडक्शन हो जाएगी। देन उसके बाद आती है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल का मतलब है कि कोई विजिबल फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है, विजिबल हो या ना हो, वो कोई फोर्स लग रहा है, फिजिकली फोर्स लग रहा है, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। जैसे कि ग्रेविटी से क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अगर रॉक कोई लेयर्स की फॉर्म में है, तो अगर वेदरिंग हुई ऊपर से, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हुई, उसका ऊपर वाला पार्ट तो हट गया वेदरिंग से। इट मीन्स कि ऊपर वाले पार्ट के हटने से क्या हुआ, रॉक का जो वर्टिकल प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया, ये ग्रेविटी का काम होगा। फिर डाउनवर्ड स्लोप, ग्रेडियंट इसके लिए काम करेंगे।
टेम्परेचर भी इसमें काम कर जाएगा। टेम्परेचर कैसे काम करेगा, ये वैसे टेम्परेचर केमिकल में भी केमिकल का ही पार्ट है कि मिनरल्स एक्सपैंड करेंगे। वाटर से भी अगर जैसे रॉक में हमने पहले भी देखा कि अगर कहीं टेम्परेट वाले एरियाज़ हैं, उस एरियाज़ में रॉक्स में अगर कोई क्रैक है तो पानी फ्रीजिंग और मेल्टिंग से एक्सपैंड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेम ही केस ऐसे ड्राई और वेट सीजन में होगा तो ये पानी भी फिजिकल वेदरिंग में काम करेगा। इन सारी ही प्रोसेसेस का, सारे ही एजेंट्स का एंड रिजल्ट क्या होगा, या तो रॉक्स एक्सपैंड करेगी या फिर रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही उनमें क्या आएंगे, क्रैक्स, और क्रैक्स आने की वजह से उनमें क्या होगी, ब्रेकेज। बस स्टार्टिंग पॉइंट ही डिफरेंट है। जैसे कि केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, फिजिकल वेदरिंग में कोई एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स लगेगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही होगी। अब फिजिकल वेदरिंग को फर्दर भी डिवाइड करा गया है, जैसे कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन, देन शैटरिंग एंड एक्सफोलिएशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या है कि मान लीजिए कोई रॉक है जो कि ब्लॉक, जैसे कि ये कोई रॉक है, ठीक है, इस रॉक में ऑब्वियसली कोई क्रैक्स तो होंगे ही। अब कोई भी रॉक अगर इग्नियस रॉक को छोड़ दें तो रॉक्स जनरली कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं, तो इनमें क्रैक्स तो जनरली होते ही हैं। अगर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की बात करें, अब इनमें क्या है कि क्रैक्स हैं रॉक में, अगर वाटर ले हमें तो वाटर क्या, अगर इस वाले क्रैक की बात करें, वाटर ऐड हुआ यहाँ से, वाटर ऐड होने से क्या हो रहा है कि विद टाइम ये क्रैक्स और ज़्यादा वाइड होते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये क्रैक्स इतने ज़्यादा वाइड हो जाएंगे, पहले तो इनकी शेप ये बनेगी, पहले शेप क्या बनी ये, ठीक है, पहले तो ये इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा, ये पूरे का पूरा ब्लॉक ही अलग हो जाएगा। ये ब्लॉक एक अलग हो जाएगा और ये ब्लॉक जो छोटे वाला था वो अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी डिफरेंट क्लाइमेट्स पर डिपेंड करती है। अगर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन टेम्परेट वाले एरियाज़ में काम कर रही है तो उसमें क्या होगा, वाटर एक एजेंट होगा। अगर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्राई एरियाज़ में हो रही है तो उस केस में सनलाइट काम करेगी, ठीक है। अब आता है हमारा ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन तो ग्रैन्यू का मतलब क्या है कि ग्रैन्युलाज मतलब कि ग्रेन्स। तो ग्रेन्स क्या है कि रॉक में जो मिनरल्स हैं, इट मीन्स क्रिस्टल्स की बात हो रही है इस केस में। तो क्या हो रहा है, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि अगर कोई रॉक है, मान लीजिए अगर हम कॉम्पैक्ट रॉक या फिर इग्नियस रॉक की बात करें, इग्नियस रॉक हमें पता है कि क्रिस्टलाइन रॉक है, वो एक क्रिस्टलाइन रॉक है। क्रिस्टलाइन रॉक है तो इट मीन्स उसके क्रिस्टल्स टेम्परेचर से इम्पैक्ट होंगे, सनलाइट से इम्पैक्ट होंगे। इसी वजह से अगर वो सनलाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, एक्सपैंड। अगर सनलाइट कम है तो वो क्रिस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से फिर से उनमें कुछ क्रैक्स आएंगे। क्रैक्स आने की वजह से उस रॉक की जो भी डिसइंटीग्रेशन होगी तो उसको हम ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन बोल देंगे। अब अगर थर्ड है अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन। अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन में क्या है कि एक मिनट, अगर ये कोई रॉक है या फिर कोई माउंटेन वाला एरिया है, अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे कि माउंटेन वाले एरियाज़ में रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, होम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोग, तो वो क्या करेंगे, रॉक का जो कुछ पार्ट होगा उसको तोड़ देंगे। अब रॉक के कुछ पार्ट को जब तोड़ा तो उससे क्या होगा, अब इस रॉक का जो कुछ पार्ट, ये इतना पार्ट अगर अलग हुआ तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रेशर रिलीज़ हुआ ना रॉक का। अब प्रेशर रिलीज़ होने के से क्या होगा कि रॉक जो होगी वो एक्सपैंड करेगी, उसकी रॉक की क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा कि उसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। शैटरिंग भी सिंपल सी बात है कि शैटरिंग के रॉक जो होगी वो किसी लोकल कंडीशन, उसकी जो वेदरिंग होगी वो लोकल कंडीशंस पर डिपेंड कर रही होगी, उसकी एंगुलर फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन होगी, बस उसको हम शैटरिंग बोल देंगे। अब जो है अब अगर फर्दर एक्सफोलिएशन इंपॉर्टेंट है। एक्सफोलिएशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सफोलिएशन का मतलब है कि स्किन की रिमूवल, स्किन का जो डेड पार्ट होगा उसकी अगर रबिंग होगी तो उससे क्या होगा, वो पार्ट रिमूव हो जाएगा। अब सेम ही चीज़ जो होगी वो एक्सफोलिएशन प्रोसेस में होगी। एक्सफोलिएशन में क्या होगा कि जो भी रॉक होगी उसकी अनलोडिंग हुई, कोई ना कोई वेदरिंग प्रोसेस हुई, स्पेशली अगर वो राउंडेड रॉक है, उसकी अनलोडिंग, ऊपर वाला पार्ट रिमूव होने से क्या हुआ, उसका वर्टिकल प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर रिलीज़ हो रहा है।
ठीक है। प्रेशर रिलीज़ होने से क्या होगा कि अब वो जो अपर लेयर होगी वो सन को एक्सपोज हो जाएगी। सन को एक्सपोज हुई है, इट मीन्स कि वहाँ पर एक्सपेंशन पॉसिबल होगी। अब जब भी इसकी एक्सपेंशन होगी तो इस केस में एक्सफोलिएशन में क्या होगा कि वो अनियन की फॉर्म में लेयर्स पील होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर ये एक रॉक है, अब अगर कोई भी वेदरिंग एजेंट्स ने इस पर काम करा तो ये और ऊपर से वेदरिंग एजेंट जैसे कि सन की लाइट ने इस पर काम करा तो ये क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर्स जो होंगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि एक पहले क्या हुआ कि इस साइड को ये वाली लेयर निकल गई, इस साइड को निकल गई, ठीक है। फिर ऊपर से फिर से सनलाइट ने काम करा, वेदरिंग हुई तो एक और लेयर रिमूव हो गई। तो इसकी वजह से ये अनियन की फॉर्म में रिमूव हो रही है, लेयर बाय लेयर इसकी रॉक की रिमूवल हो रही है। इसी वजह से एक्सफोलिएशन को हम अनियन पीलिंग भी बोल देते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे भी रिमूवल हो रही है, जैसे जैसे रॉक की अपर लेयर की रिमूवल हो रही है तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी शेप जो होगी वो राउंड होती जाएगी। जैसे जैसे उसकी शेप राउंड होती जाएगी तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगी लास्ट में तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सफोलिएशन डोम। इट मीन्स एक्सफोलिएशन डोम एक प्रोसेस नहीं है, जहाँ एक्सफोलिएशन भी एक प्रोसेस नहीं है, ये वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग का एक एंड रिजल्ट है, ठीक है। अब अगर क्या हो रहा है कि कुछ रॉक्स इस फॉर्म में होती हैं, जैसे हमने कभी कभी देखा है कि न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं तो इस फॉर्म में अगर पेबल्स वगैरह पड़े होते हैं। अब इनमें भी क्या होता है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये पेबल्स या बोल्डर जो होंगे उनकी फ्रीली स्टैंडिंग है ये, मतलब कहीं ना कहीं से भी एब्रप्टली ना ये राइज हो रहे हैं। अगर कोई रॉक है उस रॉक पे ना ये बोल्डर्स वेदरिंग की वजह से आ रहे हैं तो ये कहीं से भी एब्रप्टली राइज हो रहे हैं, तो इन बोल्डर्स को, इन पत्थर्स को हम एक्सफोलिएशन टोर्स बोल देते हैं। अब अगर बात करें बायोलॉजिकल वेदरिंग की, बायोलॉजिकल वेदरिंग सेम ही, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमने देखे हैं वो सेम ही चीज़ है बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग। इस केस में क्या है कि वेदरिंग में क्या हो रहा था, वेदरिंग में हो रहा था कि जो मटेरियल था रॉक का एक ही जगह पर टूटकर एक ही जगह पर गिर रहा था, उस पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का आके उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी भी जगह पर उसको डिपॉजिट नहीं कर रहा था। तो मास मूवमेंट में क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी वेदर्ड हो चुका है मटेरियल या फिर जो भी रॉक डेब्रिस बना है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें मूवमेंट हो रही है, रॉक डेब्रिस की मूवमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर शिफ्ट हो रहा है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को, जिसमें ग्रेविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेदरिंग और मास मूवमेंट में डिफरेंस क्या है कि वेदरिंग में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स आके रॉक डेब्रिस को कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन मास मूवमेंट में क्या है कि जो ऑलरेडी मटेरियल बन चुका है, वेदर्ड हो चुका है, उस मटेरियल को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उस मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम मास मूवमेंट बोल देंगे। मास मूवमेंट जो होगी वो स्लो भी हो सकती है, मतलब कि रॉक डेब्रिस अंडर ग्रेविटी स्लो भी मूव कर सकता है, उसकी मूवमेंट मीडियम भी हो सकती है या फिर रैपिड भी हो सकती है। अगर स्लो मूवमेंट है तो उस केस में क्रीप होगा, अगर मीडियम मूवमेंट है तो वो फ्लो होगा, और जो रैपिड होगी उस केस में लैंड स्लाइड होगा। अब अगर इनको देखें, क्रीप क्या हो रहा है, क्रीप के केस में क्या हो रहा है कि जो भी वेदर्ड मटेरियल है, रॉक डेब्रिस है, वो जेंटल स्लोप में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ग्रेविटी, देखिए इस केस में ग्रेविटी तो वर्क करेगी। मास मूवमेंट का मेजर फैक्टर यही है कि इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन मूवमेंट डिफरेंट हो रही है। अगर तो मूवमेंट जेंटल स्लोप्स पर स्लो मूवमेंट हो रही है रॉक डेब्रिस की, तो उस केस को हम क्या बोल देंगे, क्रीप बोल देंगे। अब यह मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि कभी कभी ह्यूमन आइज़ को परसेप्टिबल भी नहीं हो सकती, ह्यूमन आइज़ देख भी नहीं पाती। तो जैसे कि एग्जांपल है इसकी टेलीफोन पोल्स, अगर कभी देखें हम तो अगर ये वाला रॉक वाला कुछ पार्ट है, इस एरिया पर अगर कोई टेलीफोन पोस्ट लगा हुआ है तो क्रीप की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो ऐसे हो जाएगी, वो टेलीफोन पोस्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब क्या, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये, अब क्या हो रहा है कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं ग्रेविटी तो काम कर ही रही है। तो इट मीन्स जो भी डेब्रिस होगा इस एरिया में वो डेब्रिस नीचे को आ रहा है, लेकिन उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है कि ह्यूमंस उसको देख ही नहीं पाते हैं। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग या फिर ह्यूमंस की मूवमेंट की वजह से हो सकती है। एनिमल्स ग्रेजिंग करते रहेंगे तो उसकी वजह से अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, स्पेशली ह्यूमंस ओवर ग्रेजिंग करते हैं,
ह्यूमन्स जब एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं तो उसकी वजह से जो इस एरिया पर जितने भी रॉक पार्टिकल्स होंगे वो लूजली बाउंड हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी वाटर का रोल नहीं है। अभी तक इसमें वाटर एज एजेंट काम नहीं करा है। तो जब भी वाटर काम नहीं करेगा तो उस केस में जो भी स्लो मूवमेंट होगी डाउनवर्ड उसको हम क्रीप बोल देंगे। अब क्रीप की भी फर्दर डिविजन्स है, जैसे कि सॉइल क्रीप हो सकता है, टेलस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं एक्सेप्ट टेलस क्रीप। टेलस क्रीप अब क्या होता है कि जो स्लोप्स होती हैं, जो अगर माउंटेन्स वगैरह की अगर हम स्लोप देखें तो वो हमेशा तो लीनियर नहीं होती हैं ना, वो रगड़ होती हैं, ऊंची नीची होती हैं वो। तो लेकिन टेलस क्रीप में क्या होता है कि अगर इन केस रॉक डेब्रिस की मूवमेंट स्लो तो हो रही है लेकिन वो लीनियर मूवमेंट हो रही है, वो रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर मूवमेंट हो रही है, तो उस केस को हम टेलस क्रीप बोल देंगे। अब इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है तो डिस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट अगर स्लो मूवमेंट की बात करें, वेदरिंग मास मूवमेंट की, तो वो है सॉलिफ्लेक्शन। क्रीप में क्या था, क्रीप में था कि इसमें पानी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस रॉक डेब्रिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था। सॉलिफ्लेक्शन का क्या है कि इसमें जो रॉक डेब्रिस होगा उसमें वाटर एज लुब्रिकेंट काम करेगा। वाटर उस सरफेस को इतना स्मूथ बना देगा कि ये रॉक डेब्रिस स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, डाउनवर्ड मूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली ये मॉइस्ट या फिर टेम्परेट एरियाज़ में ही ज़्यादा, तो पानी की बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है, बस एक लुब्रिकेंट की तरह ही काम कर रहा है, तो उस केस में जो स्लो मूवमेंट होगी उसको हम सॉलिफ्लेक्शन बोल देंगे। अब इसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट है, क्रीप में पानी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब फ्लो में भी पानी की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो चुकी है। तो इसकी डिविजन्स क्या आएंगी, मड फ्लो होगा और या फिर अर्थ फ्लो या फिर डेब्रिस एवलांच। मड फ्लो के केस में क्या होगा कि अगर वेजिटेशन का कवर बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे माउंटेन या फिर रॉक एरियाज़ हैं जिसमें वेजिटेशन बहुत कम हो चुकी है और ऊपर से वो रेनफॉल वाले एरियाज़ भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड की बात करें, तो उस केस में क्या होगा कि जो वेदर्ड रॉक डेब्रिस होगा वो पानी के साथ मिल जाएगा। अगर वो फर्दर वॉल्केनिक एरियाज़ हैं तो वॉल्केनिक ऐश भी उसमें ऐड हो जाएंगी। अब पानी के साथ वो इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा उन पार्टिकल्स में पानी भर जाएगा कि वो खुद एक पानी की तरह ही फ़्लो करने लग जाएगा। अब ये फ़्लो या तो मॉडरेट भी हो सकता है या फिर रैपिड भी हो सकता है। अब इनके लिए एक चीज़ चाहिए होती है, चैनल्स। जब भी मड फ्लो होगा जो ऑलरेडी चैनल्स बने होंगे, जो भी रास्ते बने होंगे वो उन्हीं से ही होगा। क्रीप क्या है, क्रीप तो एक मूवमेंट है, उसको कहीं से भी हो रही है, लेकिन फ्लो के केस में या मड फ्लो के केस में क्या होगा, जो चैनल्स बने होंगे वो उन्हीं एरियाज से ही मूव करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। बस ये ऐसा लगेगा कि जैसे ना मड की रिवर फ्लो कर रही है, जैसे कि उत्तराखंड में ये पॉसिबल है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में। अब क्योंकि इसकी स्पीड या तो मॉडरेट भी हो सकती है लेकिन कभी कभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रैपिड भी हो सकती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका केस आता है अर्थ फ्लो का। अर्थ फ्लो के केस में क्या होता है कि मड फ्लो में क्या था, सॉइल या फिर रॉक डेब्रिस था। अर्थ फ्लो के केस में अर्थ का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो क्लेई हो, तो इसी वजह से जब भी कोई क्लेई मटेरियल पानी में ऐड हो जाएगा तो उसकी जब मूवमेंट होगी टेरेसेस से या फिर हिली एरियाज से वो स्लाइड करेगा, तो उस मूवमेंट को हम अर्थ फ्लो बोल देंगे। डेब्रिस एवलांच की बात करें तो ये भी एक डाउनवर्ड ही मूवमेंट है लेकिन ये टेम्परेट एरियाज़ में होगी और ये डेब्रिस एवलांच मड फ्लो से ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंडस्लाइड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि रिसेंटली अभी मंथ और 2 मंथ बैक ही महाराष्ट्र में भी लैंडस्लाइड हुआ है, तो इसी वजह से अभी तो यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है कि एक मास मूवमेंट है लेकिन बहुत ही रैपिड मास मूवमेंट है, जिसमें कि बड़े बड़े रॉक के मास जो होंगे, बड़े बड़े रॉक साइज़ वाले रॉक जो होंगे वो स्टीप स्लोप से ही नीचे आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, उसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट होगी। सीन में ना रेट का डिफरेंट है, अगर पानी की इन्वॉल्वमेंट भी है ना, पानी की इन्वॉल्वमेंट्स में भी वो रेट का डिफरेंट है कि स्पीड क्या है उनकी। अगर कम स्पीड, थोड़ी मॉडरेट सी स्पीड आ रही है तो उसको हमने मड फ्लो या फिर अर्थ फ्लो की फॉर्म में रख दिया। अगर पानी के साथ, अगर कोई भी रॉक पानी के साथ ऐड हो रही है, रॉक डेब्रिस ऐड हो रहा है, तो उस केस में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट है और बहुत बड़े साइज़ का रॉक जो हो रहा है वो मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लैंडस्लाइड बोल देंगे, और वो रैपिड मूवमेंट में आ जाएगा। अब क्रीप के केस में क्या हो रहा था कि इतनी ज़्यादा स्लो मूवमेंट थी कि वो नेकेड ह्यूमन आई को तो वो परसेप्टिबल था ही नहीं, लेकिन लैंडस्लाइड में इतना ज़्यादा बड़ा लार्ज रॉक का साइज़ होगा वो मूव करेगा,
कि ये नेकेड आइज़ को परसेप्टिबल होगा। जैसे कि महाराष्ट्र मैंने बता दिया, इसकी ऑलरेडी एग्जांपल है दी हुई है मैंने। अब ये लैंडस्लाइड हो कैसे सकता है, इसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। मान लीजिए कि कोई माउंटेन वाला एरिया है, उस माउंटेन एरिया वाले एरिया में कहीं कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वो खाली हो जाएगा। इस वाले पार्ट पर तो उन्होंने कर दी कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो जो था वो तो हैंगिंग रह गया ना। अब क्या होगा, अगर उस पर वेदरिंग आ गई, वेदरिंग लग रही है, अर्थक्वेक्स कोई आ रहे हैं, कोई एक्सप्लोजन हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करनी होती है तो डायनामाइट से उस एरिया को एक्सप्लोड करा जाता है, उसको खाली करा जाता है। तो उस एक्सप्लोजन से भी क्या होता है कि अगर वो वाला एरिया तो खाली हो गया, लेकिन ऊपर वाला एरिया जो था, जितना भी रॉक का ऊपर वाला एरिया था, वो तो हैंगिंग रह गया। अब अगर उस पर वेदरिंग होती है तो क्या होगा, वो पूरे का पूरा रॉक का जो हैंगिंग मास था वो नीचे गिर जाएगा। अब इमेजिन कि कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर ये रॉक का जो मास नीचे गिरा, अगर यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, यहाँ पर होम है, यहाँ पर घर हैं, तो ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब जो रैपिड मूवमेंट्स होंगी उसकी भी फर्दर डिविजन्स हैं। स्लंप, जैसे स्लंप है, डेब्रिस स्लाइड है, रॉक स्लाइड है, या फिर रॉक फॉल है। जैसे स्लंप की बात करें, अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई यहाँ पर, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अगर वो बैकवर्ड मूव करके नीचे आ रहा है, उसकी मूवमेंट ऐसे करी है कि वो बैकवर्ड रोल करके नीचे आ रहा है, तो उस केस को हम स्लंप बोल देंगे। डेब्रिस स्लाइड में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है और डेब्रिस स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये वाली रॉक अगर ब्रेक हुई, ये वाला पार्ट अगर ब्रेक हुआ वेदरिंग से, तो वो नीचे सीधा स्लाइड करके आ रहा है। ठीक है, उसकी कोई भी रोलिंग नहीं हो रही है। और रॉक स्लाइड में क्या है कि रॉक का जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें क्या था, डेब्रिस में वो रॉक की ब्रेकेज हुई, वो डेब्रिस में कन्वर्ट हुआ और वो डेब्रिस से स्लाइड करा। रॉक स्लाइड में क्या हुआ कि ऊपर वाला जो रॉक का पार्ट था वो ही नीचे आ गया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है कि इट मीन्स कि इसका रॉक की जो सरफेस होगी उसके साथ तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर वो कॉन्टैक्ट रहेगा जिस भी एरिया से वो स्लाइड कर रही है, तो इट मीन्स वो वाला एरिया भी इम्पैक्ट होगा, तो रॉक में और ज़्यादा क्रैक आएंगे। तो इट मीन्स फर्दर फ्यूचर में इसकी और ज़्यादा टेंडेंसी बन जाएगी ये कि और भी ज़्यादा फ्यूचर में इसकी वेदरिंग हो सकती है, और भी ज़्यादा रॉक स्लाइड हो सकते हैं। और रॉक फॉल क्या है, रॉक फॉल एक सुपरफिशियल फॉल है। मीन्स कि सिंपल रॉक की ब्रेकेज हुई, उसका फ्री फॉल हो गया। इट मीन्स कि सरफेस के साथ उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। अब सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स रॉक के डीप एरियाज तक तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो ये इसकी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी भी कम होगी कि जो बाकी की रॉक बच गई है वो फर्दर इरोड हो पाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाएगा, और वो है लैंड फॉर्म्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और लैंड फॉर्म्स यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक